तो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब हमारे सामने है एमसीक्यूज। ओके, तो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारे पास एक बुक है जिसमें कई सारे दिए हुए हैं, तो हम उसमें सैंपल पेपर नंबर मतलब टारगेट टोटल 21 सैंपल पेपर इस बुक में दिए हैं। तो आज हम लोग रैंडमली स्टार्ट करते हैं। तो सैंपल पेपर नंबर 10 का कुछ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्या क्या पूछा हुआ है, और बोर्ड में हर तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं और हम लोग कौन से लगा पाएंगे कौन से नहीं। तो पहला काम हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर, बस आप क्वेश्चन देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि एमसीक्यू कैसे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज, यानी क्यू बोला है कि क्यू दिया है 1 कोलम्ब चार्ज है। ओके, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, और वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, और पूछा बताइए कितना एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा। तो आप जानते हैं कि देखिए अब एनर्जी लगेगा तो, और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0.66 जूल, और बी ऑप्शन दिया हुआ है 6 जूल, सी ऑप्शन दिया है 0.6 जूल, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 जूल। अब आपको याद होगा कि सेम ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल पढ़ा। ये कॉन्सेप्ट क्या था, एकदम रेगुलर कॉन्सेप्ट है, जो कि बस इतना कह रहा है कि अब देखो, अब हम लोगों ने कल, मैंने क्या बताया था, जब हम लोग पावर वाला पढ़ रहे थे तो यहाँ लॉजिक बस इतना था कि पी जो होता है, पावर क्या होता था, वर्क डन, नहीं डब्ल्यू इक्वल टू, हम लोगों ने वी, हाँ जब पावर होता था वी इंटू आई, और वी क्या होता था, डब्ल्यू बाय क्यू। और आपको पता है वर्क और एनर्जी की एक ही यूनिट होती है, तो मैं इसको ई बाय क्यू भी कह सकता हूं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो अगर सर क्वेश्चन में एनर्जी पूछा है तो मैं ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ई इक्वल टू ई बाय क्यू, ई बाय क्यू इक्वल टू वी कह दूं, तो ई इक्वल टू क्यू इंटू वी हो गया। अब क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कोलाम में होनी चाहिए, तो सर क्यू दिया है 1 कोलाम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज दिया 6 वोल्ट, यहाँ रख दिए 6 वोल्ट। आपको पता है एनर्जी है 6 और जूल, तो आंसर क्या होगा, 6 जूल होगा। क्लियर, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया। नाउ इसी एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 3 भी इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन नंबर 3 बस ये पूछा है कि देखो जो डोमेस्टिक सर्किट हमारे कोर्स में है, अभी डोमेस्टिक सर्किट का मैंने आपको क्लियर करना है, लेकिन आप बस देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। डोमेस्टिक सर्किट मतलब क्या हुआ, देखो डोमेस्टिक सर्किट मतलब ये हुआ, यहाँ पे एसी की बात कर रहा है, हमारे घरों में कौन सी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है। तो ये कह रहा है कि जो डोमेस्टिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव, अब देखो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो ऑप्शन दिया हुआ है 200 वोल्ट, और ऑप्शन बी दिया 220 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 150 वोल्ट, और ऑप्शन डी कितना दिया हुआ है, 210 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप सिंपल बस समझ लीजिए, तो ये तो बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, तो ये कोई भी बता सकता है कि इसका आंसर 220 वोल्ट होगा। ये कुछ इसमें करने वाला नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ निकालना नहीं, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो 3 तरीके की वायर होती है, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, और एक आपकी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, एक अर्थ वायर होती है। ठीक है, तो बस आपको मैं अभी छोटी सी कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहाँ पे कि आप पहचानेंगे कैसे। तो देखो जैसे अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है वो ग्रीन है, मतलब ग्रीन है ना प्लांट्स की वजह से, तो अर्थ वायर मेनली ग्रीन कलर की होती है, मेनली नहीं ये कन्वेंशन है। अर्थ वायर हम लोग किस कलर में यूज करते हैं, ग्रीन कलर में। न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, अब बस समझ लो आप जिंदा क्यों हो, क्योंकि आपके अंदर खून बह रहा है। तो लाइव वायर आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो लाइव वायर होती है सर वो रेड कलर की होती है। लाइव वायर किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है, और जो न्यूट्रल वायर होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ये आप याद रखिएगा कि आपसे कल को वो पूछ सकता है, जैसे कोई सर्किट दे देगा, 3 वायर दे देगा, तीनों का कलर दे देगा, पूछेगा कि कौन सी वायर है। तो बस याद रखिएगा अर्थ मतलब ग्रीन, न्यूट्रल मतलब ब्लैक, और लाइव मतलब रेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद हो गए। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और कौन सा दिया हुआ है और उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए,
इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन दिया है 18। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 18th क्वेश्चन। ठीक है, 18th क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा कि एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है सर, अब यहां पे बोला है अ करंट, अब एजर्शन दिया हुआ है, एजर्शन मतलब एक सेंटेंस देना। तो एजर्शन दिया अ करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड। ओके सर, एक कॉन्सेप्ट दे दिया और रीजन दिया हुआ है। इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि द करंट इन अ वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। देखो, द करंट इन अ वायर, द करंट इन अ वायर is due to flow of electrons in a definite डायरेक्शन। चलिए सर, अब ये हमको एक चीज हमारे सामने लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है सर, अब देखो आप एक चीज कभी भी समझिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी पहले, सबसे पहले देखो हमारे एजर्शन रीजन में 4 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, जिसका मतलब ए होता है कि एजर्शन रीजन ये भी सही है, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑप्शन बी होता है कि एजर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। सी होता है कि एजर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और डी होता है कि एजर्शन गलत है, रीजन सही है। तो कभी भी ना आप पहले देखा करा करो कि सी और डी में से तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, अब हमारे सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। अब रीजन में देखो, द करंट इन अ वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब किसी डेफिनेट डायरेक्शन में होते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया सर कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ही क्या होता था, करंट होता था। तो रीजन तो सर ट्रू है, रीजन क्या होगा, रीजन एकदम ट्रू है। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, रीजन ट्रू है, यानी ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगला बोला अ करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड, क्या करंट कैरिंग वायर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है, देखो अब यहां पे कोई भी वायर है, कोई भी वायर है। अब आप जानते हैं कि वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो देखो वायर में आप समझ जाइए कि किसी भी टाइम पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। यानी कभी भी किसी भी वायर के अंदर किसी टाइम पे, एट एनी टाइम अगर मैं सारे चार्जेस को जोड़ दूंगा, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन जोड़ दूंगा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अपने आप ही। तो यानी ये हमारे लिए अच्छा है, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर क्लियर। तो इस सैंपल पेपर में सर टोटल इतने क्वेश्चन दिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट सैंपल पेपर लगा रहे हैं, जो कि है हमारा सर सैंपल पेपर नंबर 11। सैंपल पेपर नंबर 11, इस वाले सैंपल पेपर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिसिटी के जो हमने कर लिए। अब इस वाले सैंपल पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। इस सैंपल पेपर में भी 3 क्वेश्चन है, जिसमें 2 एमसीक्यू दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। चलिए सर ये भी देख लेते हैं क्या। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे सामने एमसीक्यू इस पेपर में क्या दिया हुआ है, इस सैंपल पेपर में। तो इस सैंपल पेपर में जो पहला एमसीक्यू दिया हुआ है वो एमसीक्यू नंबर 13 है, एमसीक्यू नंबर 13। ठीक है सर, अब एमसीक्यू नंबर 13 देखते हैं क्या है। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ये बोला है कि गिवन 3 इक्वल रेजिस्टर, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 इक्वल रेजिस्टर है, 3 इक्वल रेजिस्टर है। ओके सर, हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रेजिस्टर कैन बी मेड। तो कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैन बी मेड, कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब ऑप्शन दिया हुआ है पहला 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है।
मतलब कितने तरीके से आप 3 रजिस्टर को अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग करके देख लेते हैं कि कितने तरीके से हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सामने अपने देखें तो देखो, अगर तुम ध्यान से सोचो तो देखो, एक आपको पता है सर कॉम्बिनेशन होता है, 3 है, तो पहला काम मैं तीनों को सीरीज में लगा सकता हूं, 1 2 और 3, तीनों को मैं सीरीज में लगा सकता हूं। एक मैं जानता हूं सर तीनों को मैं पैरेलल में लगा सकता हूं। एक बार मैंने तीनों को सीरीज में लगा दिया और एक केस में मैंने दोनों को क्या कर लिया, पैरेलल में लगा दिया। ठीक है सर, तो 1 फिर 2 और फिर 3 पैरेलल में लग गया। अब तीसरा मैं क्या कर सकता हूं, तीसरा मैं कर सकता हूं, अब देखो यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि यहां दिमाग खुला रखना है। अब एक कॉम्बिनेशन में कर सकता हूं, 2 को पैरेलल में कर देता हूं, 1 2 2 को पैरेलल में कर देता हूं और इसको तीसरे वाले के साथ सीरीज में कर देता हूं, ये कर सकता हूं। या एक कॉम्बिनेशन में लास्ट में कर दूंगा कि 2 2 को सर मैं सीरीज में कर देता हूं और उन दोनों को तीसरे वाले के पैरेलल कर देता हूं। क्लियर है ना? और कोई तरीका है तो सर और कोई भी तरीका नहीं दिख रहा है जो मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से टोटल कितने होने चाहिए, टोटल 4 केसेस पॉसिबल है, यानी आंसर क्या हो गया, 4 केसेस हो गया। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अनदर इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग करते हैं, यस सर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13 था, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, amount of heat energy produced 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 in 5 minutes, amount of heat energy produced in 5 minutes by an electric heater, by an electric heater of 1000 watt, 1000 watt। ठीक है सर, और ऑप्शन दिया हुआ है 2 इंटू 10 पे पावर 5 जूल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। ओके सर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमारा 4 इंटू 10 पे पावर 5 जूल और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 300 जूल। अब देखो सर, फिर ये सेम वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानते हैं, हमने क्या जाना, हम लोग आप सर बताए थे कि P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, और आप V क्या होता था, V होता था P इक्वल टू वी इंटू आई, और आप जानते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है। ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं, और W को मैं एनर्जी भी कह सकता हूं, तो एनर्जी अपॉन क्यू भी मैं कहता हूं। और यानी अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, एक P दिया हुआ है और एक T दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है, एक T दिया हुआ है। अब आपको कहीं P और T से करना है, तो अगर मैं P की जगह मैं लिख दूं, P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पावर क्या होता है V इंटू आई, और I को मैं लिख सकता हूं कि P इक्वल टू वी आई टी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी P इक्वल टू E इक्वल टू वी इंटू क्यू। और तीसरा लॉजिक हम लोग यहाँ क्या जानते थे, हम लोग सर हमेशा जानते कि पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, या पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में P भी दिया है, T भी दिया है, यानी तुमको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। अब सर आपने हमेशा बताया है कि जब भी सॉल्व करिए तो पावर वॉट में होना चाहिए, तो इसको मैंने ले लिया 1000 वॉट। और आपने सर बताया था टाइम, टाइम हमेशा सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ 5 मिनट दिया है, तो 5 मिनट क्या हो गया 300 सेकंड, 5 इंटू 60 300 सेकंड, तो ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5, 3 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब ये तो क्वेश्चन सर हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एमसीक्यू नहीं है, एक काम करते हैं पहले सारे एमसीक्यू खत्म करते हैं। ओके चलिए, तो ये है, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है जो कि हम लोग जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे उसमें कर लेंगे उस लेक्चर में। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू वाले देख लेते हैं। तो ये सैंपल पेपर 11 भी हमारा खत्म हो गया। सैंपल पेपर 11 में इलेक्ट्रिसिटी के बस उतने ही क्वेश्चन दिए थे। नाउ
मूविंग टू, अब हम लोग करने जा रहे हैं सैंपल पेपर 12। अभी तक हमने 3 सैंपल पेपर लगाए, 10 लगा लिया, 11 लगा लिया। 10 11 के 5 एमसीक्यू थे, 5 हो गए। अब सैंपल पेपर 12 हो गए। इस सैंपल पेपर 12 में भी 2 ही क्वेश्चन दिए, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों एमसीक्यू हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों एमसीक्यू हैं, और देख लेते हैं वो दोनों क्वेश्चन क्या है। अब सर अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है सर कि n इक्वल रेजिस्टेंस, n इक्वल रेजिस्टेंस है। ओके सर, n इक्वल रेजिस्टेंस है। ओके, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, इनको पहले किस में लगाया गया? आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज है। उसके बाद आया देन उसके बाद क्या आया? कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके सर, पैरेलल में लगाया गया। पूछ रहा था रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, वो पूछ रहा है कि आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो बताइए कितना होगा। ऑप्शन बोला है एन, ऑप्शन बी बोला है 1/n², ऑप्शन सी बोला है n², और ऑप्शन डी बोला है 1/n बोला है। अब देखिए ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। अब लॉजिक सर हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, आर मैक्स कब होता है? जब सीरीज में होता है, जब कनेक्शन किस में होता है? सीरीज में होता है। और आर मिनिमम कब होता है? जब सर कनेक्शन पैरेलल में होता है। ठीक है सर, मान लो एक का रेजिस्टेंस आर है, एक का आर है, तो अगर तुमने ऐसे एन लाइन से लगा दिए, एक आर फिर इक्वल है ना आर, ऐसे तुमने डैश 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 करके एन लगा दिए, टोटल एन लगा दिए, तो आर मैक्सिमम कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं सर आर इक्विवेलेंट जो होता है मैक्स मतलब सीरीज के लिए जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है कि नहीं, इस तरीके से। तो अगर सब आर ही है, आर और एन बार है, तो आर इसका हो गया n², एन हो गया, टोटल कितना हो गया? आर इंटू एन। एक का अगर आर है तो एन का कितना होगा? एन का आर एन बार जोड़ेंगे तो एन आर, ये सीरीज का हो गया। यानी आर मैक्स की वैल्यू कितनी आई? आर मैक्स की वैल्यू आई सर आर इंटू एन आई। अब आप जानते हैं आर मिनिमम क्या होता है? तो सर आर मिनिमम जो होता है, आर मिनिमम क्या होता है? आर मिनिमम जो होता है वो वैल्यू कितनी होती है? आर मिनिमम होती है, अब आप जानते हैं कि आर जब पैरेलल होता है तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता था? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से ये, अब जब सब बराबर होगा तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा? n/r, है ना। अगर सब सेम ही आर ऊपर 1 को जोड़ेंगे तो n/r, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? r/n हो गया। तो r/n यानी आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई r/n आई। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा n², यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये तो बात है सर ये, अब क्या इस क्वेश्चन को बिना किए सॉल्व किया जा सकता था? बिना मतलब उस तरीके से करके? तो देखो अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है तो आपको एक चीज बस यहाँ पे पता होनी थी कि वैल्यू जब भी आएगी, देखो ऊपर मैक्सिमम है और नीचे मिनिमम है, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है और नीचे मिनिमम वैल्यू है, तो ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है या कॉमन सेंस ये कहता है कि आंसर जब भी आएगा वो 1 से ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा आंसर। तो क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है? ऑप्शन वाली बी, भाई 1 अपॉन किसी नंबर का स्क्वायर 1 से बड़ी नहीं, तो बी ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता और डी ऑप्शन भी कभी भी नहीं हो सकता। अब आप जानते थे कि एन नहीं हो सकता, क्योंकि एन क्या है भाई? जितने रेजिस्टर है उतना ही थोड़ी रेजिस्टेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी कभी नहीं हो सकता था। तो अगर आप बिना सॉल्व किए भी इस आंसर का सही आंसर गैस मार सकते थे n²। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, अनदर इजी क्वेश्चन सैंपल पेपर 12 का ये। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी सैंपल पेपर का इलेक्ट्रिसिटी का दिया है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 17 क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, अजर्शन रीजन का है क्वेश्चन नंबर 17। अब अजर्शन दिया हुआ है, एक अजर्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। ओके सर,
और रीजन यहां पे दिया हुआ है, रीजन यहां पे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव ऑलवेज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यानी वो अब यहां पे कह रहा है, अब मैं जानो अब असर्शन रीजन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन मतलब इसकी टोटल 4 केसेस हमसे पूछेगा जैसा कि हम लोगों ने डाला। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको इसमें बस ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि देखो ए ऑप्शन है कि मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन क्या होता है, ये सही है ये गलत है। और डी ऑप्शन क्या होता है, ये गलत है ये सही है। तो कहानी में सबसे पहले कोशिश किया करा करो कि सी और डी में से तो कोई नहीं है, चेक कर लो। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी पहला स्टेटमेंट तो 100% श्योर है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी कट गया, है ना। अब ऑप्शन नंबर डी कट गया तो एक चीज क्लियर हो गई कि मतलब पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चलो अभी इसको नहीं समझते। अब देखो इसका कहने का मतलब ये होता है, अब तुम कभी भी बैटरी को लगाते हो, बैटरी को लगाते हो किसी रजिस्टर से, तुमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे रजिस्टर नहीं मतलब कोई भी बल्ब लगा हुआ है मान लो, ठीक है। तो आप जानते हैं करंट जब भी दौड़ता है करंट ऐसे जाता है, करंट किधर से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाता है। तो करंट, और आप जानते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये देखो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किसकी है, फ्लो ऑफ करंट की, यानी करंट जा रहा है, करंट जो जा रहा है वो हाई पोटेंशियल से, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये ज्यादा ज्यादा है कम है, तो करंट हाई से लो जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि कन्वेंशन में बात है कि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, लो टू हाई करता है। तो यानी सर इसका मतलब यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई से लो, तो ये तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर, इज इट क्लियर, एवरीवन राइट देयर, इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है ना। तो इस सैंपल पेपर में मात्र इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन थे, तो इस सैंपल पेपर के भी हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये था आज हमारा तीसरा सैंपल पेपर जिसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, यानी हमने 10 खत्म कर लिया, 11 खत्म कर लिया और हमने 12 खत्म कर लिया। ओके, नाउ सैंपल पेपर जो कि 13 है उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो सर सैंपल पेपर 13 में भी इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही क्वेश्चन दिए हैं और वो दोनों भी एमसीक्यू ही दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं दोनों एमसीक्यू क्या है सर। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर, पहला एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 13 और 15, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 15 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 देखूं तो 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन के सामने ये है, बोला है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमारे पास 2 बल्ब है, 2 बल्ब है हमारे पास। ओके सर, अब कह रहे कि जो 2 बल्ब है, एक है, एक बल्ब है 200 वोल्ट और 40 वॉट का। ओके सर, और ये एक बल्ब है, एक मेरे पास एक बल्ब है, और एक बल्ब है मेरे पास 200 वोल्ट और 100 वॉट का, 200 वोल्ट और 100 वॉट का, यानी ये रहा पावर और वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है सर, और ये कह रहा है आर कनेक्टेड इन अ हाउस वायरिंग सर्किट, आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड इन हाउस वायरिंग सर्किट। अब देखना यहां पे थोड़ा बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, हाउस वायरिंग सर्किट यानी ये घर में कनेक्शन है पूरा। ठीक है, अब यहां पे इसने 4 स्टेटमेंट बोला है और हमको देखना है चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसने पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि इन दोनों बल्ब में, अगर दोनों बल्ब की बात करें, यानी बल्ब में अगर पहले बल्ब में I1 करंट है दूसरे बल्ब में I2 करंट है, तो दोनों में करंट सेम होगा। ठीक है सर, दूसरा चीज ऑप्शन इसने बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस होगा पहले बल्ब का और दूसरे बल्ब का वो सेम होगा। ओके सर, तीसरा पॉइंट बोला है कि जो रेजिस्टेंस होगा पहले बल्ब का, पहले बल्ब का
वो ज्यादा होगा दूसरे बल्ब के रेजिस्टेंस से, या उसने बोला है कि जो रेजिस्टेंस होगा पहले बल्ब का, नहीं, पहले बल्ब का वो कम होगा दूसरे बल्ब के रेजिस्टेंस से। ओके, ये चार ऑप्शन हमको दे दिए हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या चीज सही है, कौन सा लॉजिक सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है समझने के लिए, ये जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा। देखो यहां पे बोला है हाउस वायरिंग सर्किट, समझना, यानी ये घर के कनेक्शन की बात कर दिया। ठीक है, पहली बात समझना, इसने किस कनेक्शन की बात की है? इसने बात की है घर के कनेक्शन की। और सबसे पहला मैं काम जानता हूं कि जब भी कनेक्शन घर में होता है तो मेरे दिमाग में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए? घर के कनेक्शन का मतलब ये हुआ सर, एवरीथिंग इज इन पैरेलल। सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। यानी अगर एक ही घर में दोनों बल्ब कनेक्ट है तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, यानी एक चीज कर रहे हैं, अगर कोई बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी उन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो सर यहाँ पे किस्मत से दिया भी हुआ है कि दोनों बल्ब पे एक ही वोल्टेज है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर बात दिया है पावर की। अब अगर तुम पावर की बात करो तो P क्या होता था सर? आपने बस बताया कि P इक्वल टू V इंटू आई होता है। अब तुमको ये ध्यान देना है कि आपको बल्ब का दो ही चीज दिया हुआ है, एक तो V दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है, और I से रिलेटेड आपको पूछ रहा है। तो आप यहां पे अगर पहला लॉजिक देखें, पहला वाला लॉजिक, अब पावर जो है, अब दोनों का वोल्टेज सेम है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ, अब देखो आई, अब पावर जिसका ज्यादा होगा उसी में करंट ज्यादा होगा, जिसमें पावर ज्यादा होगा करंट उसी में ज्यादा होगा। अब पावर किसका ज्यादा है? 100 वॉट का ज्यादा, यानी करंट इसमें ज्यादा होगा। यानी क्लियर है कि I2 बड़ा होगा I1 से। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गया, ऑप्शन नंबर कभी भी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई सबको? एवरीवन प्रेजेंट राइट हियर, इज दिस क्लियर? ऑप्शन 1 में क्या दिक्कत है? यस सर। अब ऑप्शन 2 को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन 2, अब मैं जानता हूं कि सर P इक्वल टू V इंटू आई होता है और I को मैं V बाय आर कर लेता हूं, तो ये V स्क्वायर बाय आर हो गया। अब वोल्टेज दोनों का सेम है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P होता है। यानी जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब पावर किसका ज्यादा है दोनों में? इस बल्ब का पावर ज्यादा है 100 वाट का, यानी इसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि R2 छोटा होगा R1 से, R2 छोटा होगा R1 से। तो ये हो गया क्लियर। क्लियर ना? ये था इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। अब बोला है क्वेश्चन नंबर की जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, पहली चीज वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज विद टेम्परेचर। ओके सर। दूसरा चीज बोला है डिक्रीज विद, डिक्रीज विद, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, पहला बोल रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसमें बोल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोला है रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर से। और चौथा ऑप्शन बोला है कि बिकम, बिकम्स जीरो, बिकम जीरो एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो सर सिंपल सी बात है। अब हमको समझना है क्या होता है। अब मैं जानता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो आपस में उतना ज्यादा टकराएंगे। भाई जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आपस में खूब ढेर सारे टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे।
हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीट प्रोड्यूस मतलब रुकावट, यानी जितना आपस में टकराएंगे उतना ज्यादा रुकावट होगी, उतना ज्यादा करंट स्लो होगा। यानी ये तो मुझे क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ सर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी इसका ऑप्शन पहला ही हो गया। ओके, ये हो नहीं सकता, रिमेन अनचेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड वन मोर सैंपल पेपर। इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब सैंपल पेपर नंबर 14, सैंपल पेपर 14, 10 किया, 11 किया, 12 किया, 13 किया, 4 पेपर के सारे क्वेश्चन लगाए। अब सैंपल पेपर 14 है। अब सैंपल पेपर 14 में भी इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही एमसीक्यू दिए हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नहीं है, तो एमसीक्यू के 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब वो दोनों क्वेश्चन कौन से एमसीक्यू को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का दिया हुआ है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 20। एमसीक्यू में 2 ही क्वेश्चन दिए, 7 और 20। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया हुआ है। अभी तक एक ही सैंपल पेपर था जिसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, बाकी एमसीक्यू से ही आ रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है हमारा, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, इन अ मेटेलिक कंडक्टर, कह रहा है कि किसी मेटेलिक कंडक्टर में, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मेटेलिक कंडक्टर, अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज तो बोला नहीं है। द इलेक्ट्रिक करंट थॉट टू बी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसके मूवमेंट की वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट थॉट 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 टू बी ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पहला बोला है आयंस, दूसरा बोला है एम्पियरे, तीसरा बोला है इलेक्ट्रॉन्स और चौथा बोला है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बोला है, यानी क्या चीज चलती है? ये महाबकवास क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर आयंस तो पूरे कहानी में कोई लेना देना नहीं होता है, आयंस की वजह से करंट होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मेटल्स में कभी भी आयंस की वजह से करंट नहीं फ्लो होता। अगर ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा होता कि कोई इलेक्ट्रिक सेल में किसकी वजह से होता है, तब तो आयंस हो सकता था। तो इसने मेटेलिक कंडक्टर बोला है, तो अगर मेटेलिक कंडक्टर बोला तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। अगर केमिस्ट्री में होता, सेल होता, तब आप आयंस कहते, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। एम्पियर, एक भाई क्या एम्पियर तो ऐसे भी करंट की यूनिट है, तो ये तो फर्जी ऑप्शन है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब देखो हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करते भाई। क्यों? क्योंकि एटम में जो लूजली बाउंड क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करेंगे भाई। प्रोटॉन तो ऐसे भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, हाईली बाउंड है, तो प्रोटॉन्स तो कभी मूव ही नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है? सी। इज दिस क्लियर? क्लियर? ठीक है एवरीवन। अब देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एजर्शन रीजन का, क्वेश्चन नंबर 20 एजर्शन रीजन का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अब एजर्शन हमारे सामने कथन दिया हुआ है, एजर्शन दिया हुआ है, हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कह रहा है कि हीटर में जो वायर होती है, हीटर में वायर जो होती है उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है सर। अब रीजन दिया हुआ है, रीजन ये बोल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लेस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लेस, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना, मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को इसने क्या बनाया है। देखो अब पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेटमेंट होंगे, ए बी सी डी। तो ए मतलब होता है कि दोनों ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, मतलब ठीक है दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये ट्रू है ये फॉल्स है और ये फॉल्स है ये ट्रू है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कभी भी क्वेश्चन में आप गलत वाला खोजने की कोशिश करिए। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि सर एक हीटर वायर में हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो देखो आपको ये पता है कि हीटर वायर जो भी होगा, आप हीटर में जो भी हमारे पास जो हीटर में वायर लगी रहेगी, ठीक है, मान लो इस तरीके से हीटर में हमारे वायर लगी है,
तो अगर कभी भी हीटर में तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो जरूरी है सर। अगर वायर की हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी और वायर पिघल गया तो गड़बड़ है भाई, वायर पिघल गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात सर, क्या रेजिस्टेंस जरूरी है? तो भाई हीटर करता क्या है? हीटर का काम ये है, देखो आप जानते थे कि जो एनर्जी होती है एच, वो होती है आई स्क्वायर आर टी के बराबर, है ना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर जब हीटर हीटर में कनेक्शन सीरीज में होता है, हीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में होता है। अगर सीरीज में कनेक्ट है कोई चीज, सीरीज में है, तो आई तो नहीं बदलेगा, आई की वैल्यू सेम होगी, आई की वैल्यू सेम होगी। तो अगर आई की वैल्यू बदल नहीं रही है सीरीज में, तो क्या चीज बढ़ना चाहिए? तो यहां पे सर हमको हमारे सामने दिख रहा है कि आर बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा, आर बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा, तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो हाई हीट पैदा होगी। तो ये स्टेटमेंट तो 100% श्योर है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अगर आर ज्यादा होगा भाई, जितनी ज्यादा रुकावट, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन जितना आपस में टकरा रहे थे उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हो रही थी। तो यहां पर भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इस टाइप ये फॉर्मूले के थ्रू सोचना है, ठीक है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि सर यहां तक है। अगला बोला यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ कंडक्टिविटी का एक बात बोला है, कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी नॉर्मल भाषा में यही होता है, कंडक्टिविटी मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी वो कंडक्ट करेगा, मतलब कंडक्ट कंडक्ट करंट, करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी, किसी भी डिवाइस की करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी ही उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। जो कि आप लोग कई जगह पढ़े होंगे कि कंडक्टिविटी जो होती है, देखो तुम ऐसे समझो, कंडक्टिविटी जो होती है वो आप जानते हैं 1/रेजिस्टिविटी होती है ना। और रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्ट 1/रेजिस्टिविटी। और आप जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो रो क्या होता है? आर ए बाय एल होता है। तो अगर रेजिस्टिविटी है तो इसको आर ए बाय एल आप लिख सकते हैं। तो मतलब जो कंडक्टिविटी होती है वो 1/रेजिस्टिविटी होती है और 1 ये आर ए बाय एल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको समझ आएगा। बोला कि अब रीजन क्या दिया था यहाँ पे? रीजन हमारे यहाँ बोला था कि अगर रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इज हाई, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो आप खुद ही देखिए, अगर लेंथ बदल नहीं रही है, एरिया बदल नहीं रहा है, अगर आप आर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भाई फॉर्मूले से ही दिख रहा है कि नहीं डिक्रीज होगा। क्योंकि सर कंडक्टिविटी क्या है? 1/L/R ए बदल नहीं रहे, आर बदल नहीं। तो अगर आर आपका बढ़ रहा है यानी हीटर में आर बढ़ना ही बढ़ना है, तो हीटर की कंडक्टिविटी कम होती है। और खुद ही सोचो यार, अगर करंट बहुत तेजी से टकरा रहा है, हीट ज्यादा पैदा हो रही है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कंडक्ट करने की क्षमता घटेगी घटेगी। क्योंकि सिंपल लॉजिक था कि करंट कैरी एबिलिटी, यही कंडक्टिविटी होता है। तो ये देखो, ये तो क्लियर हो गया कि ये ना सी है ना डी है, दोनों सही यानी ऑप्शन। अब ये सही रीजन है कि नहीं ये समझते हैं। देखो हाई रेजिस्टेंस, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये रीजन आप खुद ही सोचिए आपस में रिलेट कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि हीटर वायर का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और या रेजिस्टेंस हाई होता है। तो आप नहीं कह सकते, कई सारे आपको मेटल्स ऐसे मिलेंगे जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। जैसे टंगस्टन, बल्ब में लगता है टंगस्टन, तो टंगस्टन का क्या है? नहीं, टंगस्टन नहीं होगा, टंगस्टन का तो वो ज्यादा होता है ना, जैसे टंगस्टन की कंडक्टिविटी कम होती है। तो आप समझ लीजिए कि ये इसका नहीं होगा। यानी ये अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि हीटर वायर हैज हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज रेजिस्टेंस इज हाई एंड इलेक्ट्रिक। तो ये स्टेटमेंट कहीं बिकॉज लगाने पे, यहाँ पे आप बिकॉज लगाइए, बिकॉज लगाने पे कोई स्टेटमेंट बन नहीं रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ए काट देता हूं मैं, बी मान लेता हूं। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर गाइज? क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ हम लोग अब आ गए सर सैंपल पेपर नंबर 15 पे। सैंपल पेपर नंबर 15 पे अभी तक हमने 10 लगा लिया, 11 लगा लिया, 12 लगा लिया, 13 लगा लिया, 14 लगा लिया और 15 लगा लिया, 14 लगा लिया और 15 लगा लिया, नहीं 15 लगाने जा रहे हैं। यानी अभी तक हमने 5 सैंपल पेपर के इलेक्ट्रिसिटी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
अब सैंपल पेपर नंबर 15, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही क्वेश्चन दिए और दोनों एमसीक्यू दिए हैं। अभी तक आप देखेंगे सिर्फ कोई एक सैंपल पेपर था जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, बाकी सब में 2, पहले वाले में 3 एमसीक्यू थे, बाकी इसमें भी 2 एमसीक्यू थे, इसमें भी 2 एमसीक्यू थे, इसमें भी 2 एमसीक्यू हैं। अब 15 देखते हैं। तो 15 के अंदर, सैंपल पेपर 15 के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ, देख लेते हैं क्या है सैंपल पेपर 15 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 17। ठीक है, चलिए अब 4 और 17 दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखने में सही लग रहा है, बड़ा भी है। कह रहा है कि 2 वायर्स, 2 वायर्स हैं हमारे पास, 2 वायर्स। ओके सर, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन थे लगभग हलवा थे। 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल, 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल। तो देखो कभी भी दिमाग में आपके सेम मेटल दिख जाए तो आप समझ जाना यानी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। चलो अभी मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ, हैव सेम लेंथ। 2 wires of same metal have same length, but their cross sectional area are in ratio. but लेकिन जो एरिया है, एक का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया का जो रेशियो है वो 3/1 दिया हुआ है। ओके सर, अब कह रहा है दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, दे आर ज्वाइंड इन सीरीज यानी इनको ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन इन सीरीज। ओके सर, तो पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ, दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, और जो थिकर वायर है, जो थिकर वायर है, थिकर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा कॉम्बिनेशन का, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कॉम्बिनेशन का। ठीक है सर, और ऑप्शन में हमको दिया है 40 ओम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 40/3 ओम, चौथा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 5/2 ओम, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 100 ओम। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना आप समझने की कोशिश करो। पहले तो क्वेश्चन को अपने दिमाग में हम बैठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 वायर्स हैं सेम मेटल के, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, यानी अगर एक वायर ये है, ओके, और एक वायर ये है, इन दोनों की लेंथ सेम है, यानी लेंथ इसकी भी एल है, इसकी भी लेंथ एल है। ओके सर, हैव सेम लेंथ। तो 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल, अगर लेंथ भी सेम है यानी रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम है, क्योंकि भाई सेम मेटल के हैं, तो लेंथ भी सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम है। ठीक है सर, अब कह रहा है एरिया का जो रेशियो है वो 3/1 है, यानी अगर इसका यानी इस वाले वायर का एरिया बड़ा है और इस वाले वायर का एरिया छोटा है। ओके सर, समझ गए, यानी इसका एरिया अगर ए है, अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 3a। यहां तक क्लियर, क्योंकि भाई बोला है ना 3/1 है, यानी 3/1 क्या दिखा, मतलब पहले वाले का एरिया ज्यादा है। ठीक है सर, अब बोला है कि दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया गया, यानी बड़े वाले को ज्वाइन कर दिया गया छोटे वाले के साथ सीरीज में। ओके सर, अब बोला है कि रेजिस्टेंस बताइए कॉम्बिनेशन का। अब देखो अगर आप सीरीज में, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, तो अगर ये सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी सर R1 प्लस R2 होगा। अब R1 कैसे निकलेगा, R1 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 होता है, R क्या होता है, अब आप जानते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है कि नहीं, R1 होता है रो L अपॉन ए। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या हो गया, इसमें नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल थिकर वायर का रेजिस्टेंस दिया 10 ओम। ठीक है सर, अब थिकर वायर कौन है, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम दे दिया है। अब 10 ओम देने का क्या मतलब, यानी मतलब ये हुआ सर कि जो R1 की वैल्यू, अब आप जानते हैं कि सर R1 जो होगा वो रो L अपॉन ए होगा। अब रो मतलब कितना हो गया, 10 ओम वाले का देखो रो है, L और ए कितना है इसके लिए, यानी पहले वाले का ए कितना है 3a, इसकी वैल्यू दिया है 10, तो यानी रो
L/3A की वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसका बताइए, तो भाई इसका क्या होगा, इसका तो R होगा ना, रो L/A। तो आपको रो L/A चाहिए, तो रो L/A की वैल्यू कितनी होगी, रो L/A की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो जब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो L/A की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ओम आ गई कि नहीं। तो आपको क्लियर हो गया कि इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब दो चीजों को सीरीज में जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 कितना होगा, 10 प्लस 30 बराबर 40। क्लियर हो गया कि नहीं, इज इट क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि दो वायर जो सेम मेटल की बनी है, लेंथ सेम है, ठीक है, और एरिया अलग अलग है, उनको सीरीज में जोड़ा गया है, और एक वायर का, थिकर वायर का रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है 10 ओम। तो पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बताइए कॉम्बिनेशन का क्या है। तो देखो अब अगर मैं आपको ये वाली पहली वाली वायर लूं, अगर मैं आपके सामने पहली वायर लूं, ये वाली पहली वाली, तो इस वायर का क्या कैसे मैं बनाऊंगा, मतलब सेम मेटल है, तो दोनों की अगर एक, ये देखो लेंथ सेम है, तो ये जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ इसकी भी है, एल मान लिया, लेंथ कितना मान लिया, एल। अब सेम मेटल कहने का मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम हो गई, यानी ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब बोला क्या है, एरिया का रेशियो देखो, A1/A2 दिया 3/1, यानी इसका एरिया बड़ा 3A है, बड़ा है, और इसका एरिया मतलब इससे 3 गुना एरिया है इसका, ठीक है सर। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अब मैं अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस तो आर कितना होता है, रो L/3A, और ये दिया, और इसी का देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि इसका और इसका रेजिस्टर कितना होगा, इस वाले का होगा रो L/A होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ है, यही तो दे दिया ना, थिकर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी ये वैल्यू दे दिया 10 ओम दे दिया। तो अगर ये वैल्यू 10 दे दिया तो रो L/A की वैल्यू 30 आ गई, 30 ओम आ गई ना, रो L/, और यहाँ पे रो L/A ही पूछा था, तो ये 30 ओम आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, यानी इसका रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम, और बोला है कि दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया है, तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जब दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे, 10 में 30 जोड़ोगे तो 40 ओम। आंसर कितना आ गया, 40 ओम। इज इट क्लियर। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। तो सर क्वेश्चन नंबर 17 एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, कौन सा सैंपल पेपर लगा रहा हूं मैं, 15 लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ है सर कि क्वेश्चन बोला हुआ है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ, अ वायर, एजर्शन दिया, एक स्टेटमेंट दिया एजर्शन, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, इज स्ट्रेच्ड, एक वायर उसको खींचा गया, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू, टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, a wire is stretched to 3 times of its length, of its length, okay sir, its resistance become 9 times। तो कह रहा है कि अगर आप किसी को लेंथ को 3 गुना खींच देंगे, तो कह रहा है कि जब कर रहे हैं तो इट्स रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स, इट्स रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स, ओके सर। अब रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब अगर इसका मैं देखूं, ठीक है, इसका मैं देखूं तो अब मैंने बोला कि मुझे पता था सर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ए बी सी डी, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, यानी पहला ये होता है, एजर्शन सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो पहले देखते हैं क्या है। देखो अब वायर इज टेस्ट टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, एक वायर है, एक वायर है, देखो इसकी लेंथ मान लो L थी, ठीक है,
इसको खींचा गया, अब इसकी लेंथ हो गई 3L। अब इसको खींचा गया, इसकी लेंथ हो गई 3L हो गया। तो कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है सर, अब देखते हैं कैसे। अब देखो तुम एक चीज समझो कि मान लो वायर शुरुआत में थी, अब यहां देखो यहां पे क्या बात है ध्यान देने वाली। आप जानते हैं कि R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। अब दोनों सेमी मटेरियल है तो रो पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप वायर खींचेंगे तो एरिया भी घटेगा। जब आप वायर खींच रहे होंगे तो एरिया घट रहा होगा और लेंथ बढ़ रही होगी। मेरी बात समझे कि नहीं? जब आप वायर खींचेंगे तो एरिया घट रहा होगा और लेंथ बढ़ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दूं और लेंथ से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूं, तो किसी भी चीज का एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे आप बताइए, इस वायर का दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ये रो दोनों का सेम है, वी दोनों का सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। समझ गए कि नहीं? अब अगर लेंथ को तुम 3 गुना कर दोगे, यानी अगर मैं नए वाले लेंथ को 3 गुना कर दूंगा, तो आर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 9L स्क्वायर, यानी 9 गुना बढ़ गया कि नहीं रेजिस्टेंस? यानी पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब बोला है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो देखिए इस ऑप्शन से मैं वो नहीं हूं, क्योंकि अब देखो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन ये बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस नहीं नहीं नहीं, इसको आप इस तरीके से समझिए। नहीं, ये कैसे ये कह रहा है, देखो इसका तो अगर आप इसको फॉर्मूले को जाएं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहां पे आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ये तो होता है, क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? है ना? हाँ, तो यहां से आप ये स्टेटमेंट सही मान सकते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन में एक झोल है, इसका ये रीजन कब होगा? ये दोनों को अगर मैं अलग अलग मानूं तो अलग अलग तो दोनों सही है सर, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं कि अगर मैं पहले मतलब ये वाला, तो मुझे दिख रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। लेकिन सिंस यहाँ पे कहीं एरिया की बात नहीं की गई है, तो मैं दोनों मतलब मैं क्या मान के चलूंगा, अगर एरिया की बात नहीं की गई तो मैं इसको अलग स्टेटमेंट ही मान के चलूंगा। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर देखिए बी भी हो सकता है। अगर मैं ऊपर वाले को देखो, इसका आंसर सी भी हो सकता है। अगर मैं इसको सही मानूं, इसका इसका रीजन मानते हुए चलो, तो इसका आंसर सी हो सकता है। लेकिन दोनों में अगर मुझे कोई चुनना होगा, मतलब ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत असमंजस वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका ऑप्शन जब भी चुनना होगा, अगर मैं दूसरे को, ये तो मैं कंफर्म हूं कि दूसरा वाला सही है इस फॉर्मूले से, ये तो मैं कंफर्म हूं दूसरा वाला सही है, तो मैं इसका ऑप्शन बी मार दूंगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई? पेपर में इस चीज से देखिए आपको दिख रहा होगा आर डायरेक्टली टू एल स्क्वायर, लेकिन इस चीज से बचना भी है। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, इस पेपर के दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। क्लियर हुआ कि नहीं? शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए? तो ये था सर सैंपल पेपर 15 हमारा। अब सैंपल पेपर 16 की बात करते हैं सर। ओके, सैंपल पेपर 16। तो सर सैंपल पेपर 16 में भी इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही एमसीक्यू दिए हुए हैं, यानी हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का बस 2 ही क्वेश्चन पूछा ही है। यानी कहीं भी इन्होंने थ्योरी में 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में नहीं पूछा है। अभी तक हमने जितने सैंपल पेपर लगाए, एक को छोड़ के सब में 2 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब सैंपल पेपर नंबर 16 में 2 एमसीक्यू बस दिए हुए हैं, और वो 2 एमसीक्यू हैं क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मोमेंट, वो 2 क्वेश्चन, एक है क्वेश्चन नंबर 4 और एक है क्वेश्चन नंबर 17। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 17 है सैंपल पेपर 16 में। अभी तक हमने सैंपल पेपर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 लगा लिया, 16वां लगा रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 क्वेश्चन थे और बाकी सब में 2 2 एमसीक्यू थे। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10
13 एमसीक्यू लगा चुके हम। अब सैंपल पेपर 16 है, इसको भी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, ना कि 4 और 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सर दिया हुआ है, अब बोला है कि एक v और i का ग्राफ दिया हुआ है, यानी v और i का ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने। ओके सर, v और i का ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोला है कि वी आई ग्राफ ऑफ अ टंगस्टन वायर दिया है, वी आई ग्राफ ऑफ टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर का एक वी आई ग्राफ दिया हुआ है। ओके सर, और व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, और कह रहा है कि वी आई ग्राफ देखने में ऐसा है, कह रहा है वी आई ग्राफ, ये वोल्टेज रहा, ये आई रहा, और कह रहा है कि ये जो ग्राफ है वो देखने में कुछ ऐसा है, ऐसा है ग्राफ देखने में। ये है एम्पियर में और V है तुम्हारा वोल्टेज में। तो कह रहा है कि ये ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है? अब इस ग्राफ को देख के कुछ इन्होंने पॉइंट बोला है, ठीक है ना। अब बोला है कि देखो, पहला पॉइंट बोला इन्होंने, पहला अगर मैं देखूं, जस्ट अ मोमेंट, ये क्वेश्चन है ना सर। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि एज द वोल्टेज इंक्रीज, यानी जब वोल्टेज इंक्रीज होता है, एज द वोल्टेज इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द टंगस्टन वायर इज इंक्रीज प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। कह रहे अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से। ओके सर, दूसरा स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि एज करंट इंक्रीज, अगर करंट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर इन द लाइट बल्ब इंक्रीज। ठीक है ना, इंप्लाइज दैट, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है सर, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? तीसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एज करंट इंक्रीज, जब आई इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके सर, तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा पॉइंट हमारे सामने है, वो कह रहा है अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देयरफॉर द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द टंगस्टन वायर इन द लाइट बल्ब इंक्रीज। अब कह रहे हैं कि चार्ज फ्लो, यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीजेस। ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। चलो देखो, ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से वो 3-4 तरीके क्वेश्चन बनाएंगे और ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से ही पेपर के एक होगा। क्यों? देखो, सबसे पहले तुम एक चीज जान जाओ, देखो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है, ओम्स लॉ तभी होता है, देखो ये V रहा, ये I रहा, V और I के बीच में इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ कभी भी। पहला नोट ध्यान दो, ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए और हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यानी तभी तो आप कहते हो ना बच्चा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V अपॉन I को तुम R कह देते हो कांस्टेंट, जिसको अब देखो, अगर तुम V अपॉन I कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अगर ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो तुम कह दे रहे हो कोई लाइन है, तो लाइन Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, तो Y अपॉन X क्या होता है? इसी को तुमने कांस्टेंट K कह दिया, तो Y अपॉन X क्या होता है? तुम खुद ही सोचो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर Y अपॉन X, तो Y अपॉन X क्या होता है? परपेंडिकुलर tan थीटा। तो यहाँ पे एंगल हमेशा थीटा ही रह रहा है, तो एंगल अगर हमेशा थीटा रहेगा तभी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, यही ओम्स लॉ है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कभी भी पहला लॉजिक हुआ, अब देखो कभी ये हो सकता है ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दे दे, कि क्या ये V दे दे, I दे दे, क्या ये ओम्स लॉ कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, यानी करंट जीरो है लेकिन तब भी वोल्टेज है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ऐसे भी वो ग्राफ बना के दे सकता है इस तरीके से, कि क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा है।
करंट जीरो है जबकि नहीं, वोल्टेज जीरो है जबकि करंट की वैल्यू है। तो ऐसा आप लोग समझ गए कि नहीं? तो पहला वाला देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है। अब आप खुद ही सोचो, एज पर ओम्स लॉ ये स्टेटमेंट सही होता अगर इतना ही लिखा होता, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज की वैल्यू जब इतनी थी तो आई की वैल्यू इतनी थी, अब वोल्टेज की वैल्यू इतनी है तो आई की वैल्यू इतनी है। तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो आई तो बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही होता। लेकिन यहां पे इसने गड़बड़ क्या कर दी लिख के, एज पर ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ तभी होगा जब लाइन बनेगी स्ट्रेट, यानी यहां पे कहानी गई फंस। समझ गए? तो ये ऑप्शन तो अपने ऑटोमेटिक गलत हो गया। मेरी बात समझ गए? यहां सर हम लोग समझे। दूसरा लॉजिक जो हमको बोला वो ये बोला कि आई बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो टंगस्टन वायर कौन सी होती है, तुम खुद ही सोचो। टंगस्टन वायर वो वायर है जो बल्ब में आप लगाते हैं, बल्ब में लगाते हैं। अब अभी अभी हमने एक पीछे एमसीक्यू किया था रेजिस्टेंस वाला। अब आप खुद ही बताइए, अगर करंट, अब आप देखो बल्ब को जो पावर है, पावर होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब मान लो पावर बल्ब 100 वोल्ट का है और एक होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर भी होता है क्योंकि P इक्वल टू वी आई होता है। अब इन दोनों में सोचो, देखो यहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है। क्या क्वेश्चन का जवाब है? अब आप कह रहे हैं सर कि अब जब भी जो भी तुम बल्ब को कनेक्ट किए हो तो बल्ब का वोल्टेज, अब देखो अब तुम अगर अब वोल्टेज की बात नहीं करनी है तो वोल्टेज की बात नहीं करनी तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करना। अब इस फॉर्मूले पे देखो, अब कह रहा है कि अब यहां पे अगर देखो, अगर बल्ब का पावर ये है, पावर बल्ब का ये है, तो आई जो है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो आर है, आर जो हो गया आर, अब यहां देखो अगर आप आई बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और आर बढ़ेगा। अब आप बताइए आर इक्वल टू पी बाय आई स्क्वायर हुआ ना? हाँ। अब देखो, अब पावर आपके बल्ब की चेंज होनी नहीं है। पावर मान लो 100 वाट का बल्ब आप यूज कर रहे हो, अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपको पता है कि जो टंगस्टन वायर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस घटेगा, घटेगा। खुद ही सोचो, अगर तुम बल्ब में क्या होता है भाई, बल्ब यानी हीटर टाइप है, हीटर में जो लगता है जैसे वायर लगती है, क्या होता है जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाते जाते हो, करंट बढ़ाते जाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता जाता है? नहीं, करंट बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। अगर मैं करंट टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट तो बढ़ेगा, ये तो क्लियर है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई, V इक्वल टू आई, V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर सही है। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो आर घटेगा, पावर अगर नहीं चेंज हो रही आर घटेगा, यानी ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? है ना? है ना? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है। अब आप सोचिए, पहला वोल्टेज बढ़ाने पे आई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखो, देखो जब करंट इतना था तो वोल्टेज की वैल्यू इतनी थी, ये थी वोल्टेज की वैल्यू। अब जब करंट बढ़ा, करंट की वैल्यू जब तुमने बढ़ाई तो ग्राफ से पता चल गया कि वोल्टेज की वैल्यू इतनी है। तो करंट बढ़ाने पे तो वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी जब करंट आप बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एज पर ओम्स लॉ, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन बनती है। ओम्स लॉ में स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो पहली बात ये पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। दूसरे, अगर आप बाकी तीनों ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन में एक चीज पक्की है कि आई बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये तो क्लियर है सर कि अगर आई बढ़ेगा तो टेम्परेचर। तो अब बताओ कि, अब आप खुद ही सोचो कि एक बल्ब में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, धीरे धीरे बल्ब का करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस फॉर्मूले से P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हुआ, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हुआ, तो आर टेम्परेचर बढ़ने पे तो रेजिस्टेंस घट रहा है हमारे हिसाब से।
नहीं नहीं, इसका आंसर थर्ड नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा भाई। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, देखो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। इधर देखो, अभी आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन ये लोग बनाते क्या है, पहले आप समझो। आपको कई ग्राफ दे दिया, मान लो एक ग्राफ ये दे दिया, ठीक है, एक ग्राफ आपको ये दे दिया। अभी आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये चीज लॉजिक तुमको समझ आ गया ना, तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कोई भी आपको ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया एक, ठीक है, तीन ग्राफ दे दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करना है। ये V है, ये I है, ये V है, ये I है, ये V है, ये I है। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी ग्राफ में y अगर ये है, ये x है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दूरी होती है y और ये दूरी होती है x। तो अब y अपॉन एक्स क्या कहते हैं, इसी को टेन थीटा कहते हो ना, कहते हो कि नहीं। y अपॉन एक्स होता है टेन थीटा। तो इस ग्राफ में अगर मैं बोलूं कि अगर ये v है सर, ये दूरी v है और यहां से दूरी i है, ये दूरी i है, तो ये जो होगा v अपॉन आई जो होगा वो बराबर क्या होगा, r होगा। यानी v अपॉन आई आर बराबर होगा टेन थीटा की, होगा कि नहीं टेन थीटा। यहां तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे मान लो जो थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे थीटा बना रहा है, इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा ही बन रहा है। तो यहां पर अगर वैल्यू आप निकालोगे टेन थीटा की, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे आपने निकाला, तब भी टेन थीटा ही आएगा। इस पॉइंट पे निकाला, अगर ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो ए पे आर, देखो टेन थीटा जो ए पॉइंट पे होगा और टेन थीटा जो बी पॉइंट पे होगा वो इक्वल होगा। तो आप कह देना कि रेजिस्टेंस ए और बी पे इक्वल है, यानी ओम्स लॉ वैलिड। अब इस पॉइंट पे देखो, अगर इस पॉइंट पे तुम देखो, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ऐसे लूं और ये लूं, तो यहाँ पे एंगल ये बन रहा है थीटा। और अगर आप ये पॉइंट लो, तो यहाँ पे अगर मैं ये लूं, तो एंगल ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एंगल बढ़ता जा रहा है। और एंगल लिटरली में है क्या भाई, एंगल जो टेन थीटा है वही तो रेजिस्टेंस है कि नहीं। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं, जो टेन थीटा है वही तो रेजिस्टेंस है सर। तो जैसे जैसे टेन थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे थीटा इतना था, कुछ था, लेकिन जब तुम इस पॉइंट पे जाओगे तो थीटा की वैल्यू घट गई है। देखो थीटा की वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ ये वाला दे देता, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता, करंट बढ़ने के साथ, करंट बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घट रहा है, यहाँ पे नहीं बदल रहा है, और यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं, इज इट क्लियर। अ वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनालिटिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे और शायद सिर्फ गिनती के ही बच्चे लगाएंगे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में जब देखो, तो ये समझ गए कि जैसे जैसे अब खुद बस ये देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ने का क्या मतलब हुआ, थीटा बढ़ने का ये मतलब हुआ टेन थीटा बढ़ना। और आप जानते हैं जैसे जैसे टेन टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री, टेन सिक्सटी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री। तो टेन जैसे थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, टेन थीटा बढ़ता जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर टू सही होगा। ये इस अगर ये वाला ऑप्शन सही होता तो ग्राफ कौन सा होता, ग्राफ ये वाला होता। ये ऑप्शन कब सही होता, ये ऑप्शन तब सही होता जब ग्राफ ये वाला दिया होता, वी और आई के बीच में। ठीक है, और ये तो महाफर्जी ऑप्शन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, इज इट क्लियर। अ वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन रीजन का है। कह रहा है इन अ चेन चेन ऑफ बल्ब 50 बल्ब आर जॉइंड इन सीरीज। कह रहा है एक चेन है जिसमें 50 बल्ब आर इन सीरीज है, 50 बल्ब आर इन सीरीज है। ओके सर, तो ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ऐसे डैश 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 करके 50 बल्ब हैं जो कि सीरीज में लगाए गए हैं। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि इसमें 50 बल्ब थे। ओके सर, 50 बल्ब थे। अगला पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का कि वन बल्ब इज रिमूव नाउ एंड सर्किट इज कंप्लीटेड अगेन। अब देखो, अब कह रहा है कि एक बल्ब हटा दिया गया और 49 बल्ब लगा दिए गए। अब लगा दिए गए 49 बल्ब। ओके सर, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, यानी अब कितने बल्ब लगा दिए गए हैं, 49 बल्ब है। पहले 50 बल्ब थे, अब है 49 बल्ब। अब कह रहा है
and is series across the same supply, are connected in series across the same supply, then light get decreased in। अब कह रहा है सप्लाई सेम है, यानी सप्लाई का कहने का मतलब यहाँ वोल्टेज है, तो वोल्टेज मान लो पहले 220 वोल्ट था, कनेक्ट किया था, अभी भी कितना कनेक्ट किया है, 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि ये था, फिर बाद में 49 बल्ब कर दिए गए। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, तो लाइट घट जाएगी। रीजन दे रहा है कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ 49 बल्ब विल बी लेस देन 50 बल्ब। अब पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, यानी चार ऑप्शन होगा ए बी सी डी, मतलब ए बी, ये भी सही, ये भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। देखो पहले, अब देखो तुम खुद ही मुझे ये बताओ, पहले तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा देते हैं, नेट रेजिस्टेंस ऑफ 49 बल्ब विल बी लेस देन 50 बल्ब, यानी इसका रेजिस्टेंस होगा, मान लो सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका 50 ओम होगा, होगा कि नहीं, सीरीज में है, और इसका 49 ओम होगा, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ 49 बल्ब विल बी लेस देन 50 बल्ब, यानी सेकंड स्टेटमेंट को तो कोई गलत नहीं साबित कर सकता, सेकंड स्टेटमेंट तो 100% श्योर है, तो सी ऑप्शन कट गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मुझे बताइए कि क्या रूम में लाइट घटेगी? भाई सिंपल सी बात है, पहले लाइट घटेगी कि नहीं घटेगी ये सोचते हैं। लाइट घटेगी कि नहीं, देखो अब आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है, और I जो होता है वो V अपॉन R होता है। अब अगर पूरा रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, यानी इसके अंदर करंट ज्यादा होगा, इसके अंदर करंट ज्यादा होगा और इसके करंट से। तो क्वेश्चन ये बोला है कि लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, तो क्या रूम में लाइट घटेगी, लेकिन सबको वोल्टेज कम मिलने लगेगा। पहले 220 वोल्टेज 50 बल्ब में बट रहा था, अब 220 वोल्टेज 49 बल्ब में बट रहा है। तो हाँ, अरे यार 220 किलो का केक है, वो 49 लोगों में बट रहा है, और यहाँ 220 किलो का केक है, वो 50 लोगों में बट रहा है, तो इसमें तो भाई केक ज्यादा मिलेगा। अगर केक मान लो, तो लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, तो लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, केक ज्यादा मिलेगा, तो केक ज्यादा मिलेगा, आई इक्वल टू वी बाय आर, आर घट रहा है, करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो करंट ज्यादा मिलेगा तो सबको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, तो लाइट गेट डिक्रीज इन, लाइट डिक्रीज नहीं होगी, लाइट हर बल्ब की तो इंक्रीज होगी, लाइट हर बल्ब की लाइट इंक्रीज होगी, लेकिन रूम में ओवरऑल, ओवरऑल आप कैसे कह सकते हैं, लाइट गेट डिक्रीज इन रूम। फॉर द टाइम बिंग हम लोग यही मानते हैं कि ये बात सही है, लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, लाइट रूम में घटनी चाहिए, है ना, क्योंकि सारे बल्ब को वोल्टेज कम मिलने लगेगा, वोल्टेज कम मिलेगा तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा ना, 49 के केस में वोल्टेज अगर ज्यादा मिलेगा तो हर बल्ब की तो लाइट बढ़ेगी, लेकिन हर बल्ब की थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और क्लियर कर लूंगा, ठीक है। अभी इसका बस आंसर हम लोग क्या मानते हैं, लाइट गेट डिक्रीज इन रूम, सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट से अभी मैं श्योर नहीं हूं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो सर आज हम लोगों ने लगभग 7 सैंपल पेपर्स के 6 लगभग 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस किए। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई नहीं, इन क्वेश्चनों को दोबारा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी से मेनली एमसीक्यू ही आ रहा है, अभी कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। ओके चलिए, बाकी एक क्लास और जिसमें बाकी के भी सारे सैंपल पेपर खत्म। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय।